नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन जीके में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान का टॉपिक पॉलिटी। और पॉलिटी जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे जो इसका जो सिलेबस है। एक बार सिलेबस से इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान जो है, इसके अनेकों पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो संविधान किस प्रकार से बना, किसने भारत का संविधान बनाया, या संविधान क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यानी कि क्वेश्चंस जो है दोस्तों, ये संविधान टॉपिक में से आते हैं। पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद अपन टॉपिक वाइज इनको पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है संविधान का। तो भारत का संविधान जो है, ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो संविधान का निर्माण टॉपिक है जी पहला। अब निर्माण भारत का संविधान ये किस प्रकार से होता है, इसके कुछ पृष्ठभूमि अपन जानेंगे। पहले दोस्तों, भारत की जो जनता है, इस जनता के ऊपर राजा महाराजा शासन क्या करते थे। तो कितने राजा महाराजा थे? 565 राजा महाराजा थे। यानी कि भारत में टोटल रियासतें जो होती थी, 565 रियासतें होती थी। इन 565 रियासतों के ऊपर एक वंश ने अधिकार कर लिया था। उस वंश का नाम था जी मुगल वंश। और मुगल वंश पर अधिकार कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये हमने आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर प्राचीन काल का प्राचीन काल मध्यकाल के इतिहास चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था कि कितने राजा महाराजा थे, कौन से वंश ने शासन किया, किस प्रकार शासन किया। ये हमने प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल के इतिहास चैप्टर में पढ़ा था। ईआईसी जो थी, इसने सबसे पहले मुगल वंश पर अधिकार किया। शाह आलम सेकंड जो उसमें मुगल सम्राट थे, इनको 26 लाख रुपए में इन्होंने निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। धीरे धीरे लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि लगाई गई, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू की गई। तो इस प्रकार से मुगल वंश के ऊपर अधिकार करना और 565 राजा महाराजाओं पर अधिकार करना। उसके बाद जनता के ऊपर इन्होंने अधिकार करने के लिए रेत वाली टैक्स जनता से लिया, किसानों से लिया जाने लगा। इसके अलावा महलवारी जो टैक्स था वो मुखिया से लिया जाने लगा। जमींदारों से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी गई। तो कहने का अर्थ है, ये जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, इसने मुगल वंश पर अधिकार कर लिया, राजा महाराजाओं पर अधिकार कर लिया और फिर जनता के ऊपर अधिकार कर लिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने विरोध किया था 1857 की क्रांति में। और सबसे पहले हम लोग जो है अंग्रेजों को मारना स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति चैप्टर में जी। ये टॉपिक जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, जिसको हमने अच्छे से आधुनिक भारत के इतिहास चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। क्रांति के समय दोस्तों हमने बताया था कि हम लोग असफल हो गए थे। और जब असफल हुए तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों एक स्थापना होती है राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस कांग्रेस की स्थापना जो हुई दोस्तों, इसमें कुछ अधिवेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी। और इन्हीं अधिवेशनों के तहत हमारे देश के लिए संविधान की मांग होने लगी। किसकी मांग हुई जी? संविधान की मांग होनी स्टार्ट हो गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इन्हीं अधिवेशनों में किसकी मांग होने लगी जी? संविधान की मांग होनी स्टार्ट हो जाती है। किसमें? कांग्रेस के अधिवेशनों में। दोस्तों, ये अपना संविधान जो है कांग्रेस के अधिवेशनों में मांग हुई। इन मांगों को स्वीकार करने के लिए फिर प्रस्ताव लाए गए। उन प्रस्तावों में से फिर हमारा संविधान सभा की सीटें निर्धारित हुई। फिर चुनाव हुए, चुनाव का रिजल्ट आया, प्रथम बैठक, इस प्रकार से टोटल 166 बैठकें हुई। फिर जाके हमारा संविधान बना है। कहने का अर्थ ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था है भारत में। भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक था जी, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया था। बाकी इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में ही अधिकार हुआ था। तो 1600 से लेकर के 1857 की क्रांति तक का जो समय आता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के समय की बात थी। यानी कि भारत की शासन व्यवस्था कौन संभालता था? ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। लेकिन 1858 में 57 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक भारत की शासन व्यवस्था जिसके हाथों में थी, वो थे जी ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का सम्राट। तो ब्रिटेन की महारानी या सम्राट के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ली जाती थी। अंग्रेजों के समय भारत की जो शासन व्यवस्था थी दो भागों में विभाजित थी। एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था और दूसरी आती है महारानी या सम्राट की शासन व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। आज हमारे देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जी। तो ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये पृष्ठभूमि से संबंधित है, यानी कि संविधान किस प्रकार से बनेगा। हम लोगों के लिए कानूनों का समूह चाहिएगा जो पूरी देश की जनता को चला सके, वही संविधान है जी। वही क्या है भाई, संविधान है। अब संविधान जो हमारे सामने बन करके आ रहा है, इसके लिए हमने संविधान की सबसे पहले मांग की थी। मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव आए थे, उन प्रस्तावों को फिर स्वीकार किया गया, फिर जाकर के भारत का क्या बना भाई, संविधान बना था। तो पहला टॉपिक आएगा संविधान का निर्माण। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसमें संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, ये आपका सिलेबस है पॉलिटी का। संविधान का निर्माण टॉपिक है पहला जी। उसके बाद आते हैं संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं बहुत सारी हैं, जैसे प्रस्तावना हुई जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार से कंटिन्यू चलेंगे। वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद कठोर लचीलापन का समन्वय, संसदीय शासन व्यवस्था, दोहरी कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सारे टॉपिक अपने संविधान की विशेषताएं चैप्टर में आएंगे जी। तीसरा चैप्टर इसमें आता है आज देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग। आज देश को चलाने के लिए 3 प्रकार के अंग है। पहला है जी कार्यपालिका, दूसरा आता है इसमें व्यवस्थापिका। देश को चलाने के लिए कितने अंग है जी, 3 है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा इसमें आता है भाई न्यायपालिका। न्यायपालिका कहने का अर्थ ये है कि व्यवस्थापिका कानून निर्माण करेगी, कानून बनाएगी कौन, व्यवस्थापिका कानूनों का बनाती है। तो इन कानूनों को लागू कौन करता है जी, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करेगी। और कानूनों की जांच वगैरह करना, न्याय करने का काम जो करता है वो कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो कानूनों को जांच कौन करती है, न्यायपालिका करती है। इसमें 3 भाग आ गए आज की शासन व्यवस्था के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब 2 प्रकार की सरकार होती है भाई, एक केंद्र सरकार और दूसरी होती है इसमें राज्य सरकार। कार्यपालिका जो है इसमें 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका और राज्य सरकार की कार्यपालिका। ये मैं आपको अभी सिलेबस ही बता रहा हूँ, और यदि सिलेबस समझ में आ गया, ये सारणी जो अभी आपके सामने बना रहा हूँ ये समझ में आ गया, तो आप ये समझ लो कि ये पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी। तो केंद्र की जो कार्यपालिका होती है इसमें सबसे प्रथम जो व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद पढ़ना है अपने को प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आता है इसमें मंत्री परिषद। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आएगा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद। अगर इन लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री वर्ग है, इन लोगों को अगर किसी भी मामले में न्यायिक प्रकार से कोई भी सहायता चाहिए या इनको किसी भी मामले में अगर कोई भी केस वगैरह होता है तो इनमें कोई सहायता चाहते हैं तो ये लोग, इनके लिए होता है अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल को अपन बोलते हैं महान्यायवादी। ये देश का सबसे बड़ा वकील है जी। तो ये केंद्र की कार्यपालिका के अंग है या केंद्र की कार्यपालिका के सदस्य हैं जी। क्वेश्चन पूछता है केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और फिर आएगा अटॉर्नी जनरल। ये देश का सबसे बड़ा वकील है या केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ऐसे ही बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसमें सबसे प्रमुख होते हैं राज्यपाल। तो सबसे पहले आएंगे इसमें राज्यपाल। अब यहाँ पर राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल नहीं करोगे क्योंकि उपराज्यपाल यूटी में होता है, राज्य में नहीं होता है। राज्यपाल के बाद जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही किसकी आएगी, यहाँ पर राज्यपाल की आएगी। जो स्थिति उपराष्ट्रपति की आती है वो उपराज्यपाल की नहीं आती है क्योंकि उपराज्यपाल यूटी में होता है, राज्य सरकार में नहीं होता है भाई। जो स्थिति प्रधानमंत्री की आएगी वो सेम स्थिति यहाँ पर किसकी आ जाएगी, सीएम की आ जाएगी। जैसे चुनाव, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन सब कुछ इनका होता है, वो सेम टू सेम इनका आएगा। जैसे केंद्र सरकार की मंत्री परिषद होती है वैसे ही मंत्री परिषद किसकी होती है, राज्य सरकार की भी मंत्री परिषद की होती है। जैसे केंद्र का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसे ही राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल और इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। ये है महान्यायवादी, तो ये आ जाएगा महाधिवक्ता। ये है जी महान्यायवादी और ये है महाधिवक्ता। ये राज्यों में होते हैं, ये केंद्र सरकार में होता है। तो केंद्र की कार्यपालिका के ये अंग होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, केंद्र में राज्यपाल आता है राज्य में।
अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका जो है दोस्तों केंद्र सरकार, वही सरकार अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी कौन सी आ जाएगी इसमें, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और दूसरी है जी राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो है इसमें तो होती है संसद, तो केंद्र सरकार में क्या होती है भाई, संसद, और राज्य में इसको क्या बोलते हैं अपन, विधानमंडल। जो स्थिति संसद की है वही राज्य में किसकी आती है, विधानमंडल की आती है। संसद के दो सदन होते हैं, तो सदन पूछेगा तो कितने आएंगे संसद के, दो, एक होता है राज्यसभा और दूसरी होती है लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं, दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक है जी विधान परिषद और एक है विधानसभा। एक है भाई विधान परिषद, एक है विधानसभा। जो स्थिति लोकसभा की है वो स्थिति विधानसभा की है, यानी इनका कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन, शपथ इनकी नियुक्ति, चुनाव की प्रणाली जो लोकसभा की है सेम टू सेम किसकी आएगी, विधानसभा की। और जैसी राज्यसभा की आती है वैसी आती है विधान परिषद की। उसके बाद करते हैं केंद्र की सरकार की जो संसद होती है व्यवस्थापिका में, इसके सदन होते हैं दो, लेकिन अंग कितने होंगे, तीन। तीसरे अंग में इसमें जोड़ेगा राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और तीसरे नंबर पे आता है इसमें लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऐसे विधानमंडल के भी अंग होते हैं तीन, सदन होते हैं दो, अंग होते हैं तीन। अंग में यहाँ पर राष्ट्रपति जुड़ा था तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, राज्यपाल, राज्यपाल। उसके बाद यहाँ पे जैसे विधानसभा आया था तो यहाँ पर विधान परिषद आ जाएगा, यहाँ पर जैसे लोकसभा आया था तो यहाँ पर आ जाएगा विधानसभा। इस प्रकार से अपने को पढ़ना है ये चैप्टर। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका में संसद और राज्य सरकार की व्यवस्थापिका में विधानमंडल। ऐसे ही है जी न्यायपालिका, वही सरकार दो प्रकार की, एक केंद्र सरकार और दूसरी आ जाती है इसमें राज्य सरकार। देखिएगा जी केंद्र सरकार में होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं भाई सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसी को अपन बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्चतम न्यायालय। और राज्य में क्या होता है जी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये एकीकृत होते हैं। स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका है भारत की। सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा और फिर कौन आएगा जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। ये अपने को पॉइंट पढ़ना है। आप दूसरा पॉइंट समझिएगा, एक होता है केंद्र सरकार की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, राज्य में होता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक अंग और होता है, एक सदस्य और होता है इनका, उसको बोलते हैं कैग, CAG, कैग। ये जो कैग होता है जी, इसकी फुल फॉर्म आती है कंट्रोल ऑर्डिनेटर जनरल, कंट्रोल ऑर्डिनेटर जनरल, या हिंदी में बोलते हैं इसको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है ना, ये काम करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है ये कौन, CAG। और केंद्र सरकार भी एक साल में कुल कितना खर्चा करता है इसका रिपोर्ट बनाता है, और राज्य सरकार एक साल में कुल कितना खर्चा करती है इसकी रिपोर्ट बनाता है। दोनों सरकारों के लिए काम करते हैं, CAG का नाम है जी। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील है, और ये केंद्र व राज्यों दोनों का वित्तीय का पहरेदार होता है, धन का पहरेदार होता है। जो बजट पेश किया जाता है उस पर निगरानी रखने का काम होता है इसका। तो ये अपना सिलेबस है, संविधान का निर्माण टॉपिक, संविधान की विशेषताएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जब अपन इनको पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके एक सारणी करेंगे, सारणी में कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री, CM पढ़ेंगे, लोकसभा, विधानसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा, विधान परिषद पढ़ेंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको अपन सारणी में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 3 चैप्टर दोस्तों ये होते हैं। चौथा चैप्टर इसमें आता है संविधान के स्रोत। हमने जो भारत का संविधान है ये किसी न किसी देश से लिया है। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है दोस्तों। किसका थैला कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। तो संविधान के स्रोत टॉपिक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इस एक जो आपने बात कही थी, अभी बताया था पृष्ठभूमि में, कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, और जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था उस समय भारत के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विकास भेजे गए थे। तो अगला टॉपिक आता है भारत में संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास,
दोस्तों जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था तो अंग्रेजों ने जब भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी, अभी अभी हमने पढ़ा था शासन व्यवस्था अंग्रेजों के समय में दो भागों में विभाजित थी, एक ईस्ट इंडिया की शासन व्यवस्था और दूसरी जो आती है जी महारानी की शासन व्यवस्था, या महारानी के बाद कोई सम्राट बनेगा तो सम्राट की शासन व्यवस्था। इसको अपन ने कहा है 1765 से स्टार्ट होती है और 1857 की क्रांति तक की शासन व्यवस्था, 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अपने हाथों में लेकर चलती है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर के और 1947 तक की जो शासन व्यवस्था थी वो किसने अपने हाथों में ले ली थी? महारानी ने अपने हाथों में ले ली थी। 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर करके भारत को आजाद किया गया था सम्राट जॉर्ज डॉरफोर्थ के द्वारा। अंग्रेजों के समय में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, आज कितने प्रकार की है? तीन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर रखा था उस समय भारत के विकास के लिए, संवैधानिक विकास के लिए उन्हें कुछ पत्र वगैरह या कुछ अधिनियम भेजते रहते थे। उनमें सबसे पहले आता है 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1947 के अधिनियम एक्ट तक इसमें दोस्तों हमको पढ़ना है, जो 8-10 जो भी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। तो ये है जी अपना संविधान का टॉपिक, यहां से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये अपना सिलेबस है और सबसे पहले टॉपिक जो इसमें उठा रहे हैं अपन संविधान का निर्माण से। उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आता है और हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक वो शॉर्ट से शॉर्ट आपको दोस्तों इसमें नोट्स उपलब्ध करवाने की, जो आपके पेपर में अवेलेबल होते हैं, पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वही। और दोस्तों आज अपन संविधान का टॉपिक, यहाँ से संविधान निर्माण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान क्या होता है, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, संविधान का परिचय क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा संविधान, अब दोस्तों यहाँ पर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में हमने पढ़ते हैं कि हिंदी जो होती है उसमें एक उपसर्ग होता है जी। उपसर्ग क्या है? सम। तो यहाँ बिंदी है, ये मैं है, ये बिंदी जो है अनुस्वार में बदल जाता है और पीछे क्या है? विधान। यहाँ पे है जी विधान। सम एक उपसर्ग है, जिस सम उपसर्ग का अर्थ होता है उचित प्रकार से। सम उपसर्ग का अर्थ क्या है जी? उचित प्रकार से। संविधान के निर्माण टॉपिक अपना हेडिंग होगा और इसी टॉपिक को अपन परिभाषा से स्टार्ट कर रहे हैं। सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? उचित प्रकार से। और विधान का अर्थ क्या होता है जी? निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। अब किन का निर्माण करना? उचित प्रकार से निर्माण करना। भाई किन का निर्माण करें? कानूनों का निर्माण करना। कानून को अपन नियम कह सकते हैं क्या जी? हाँ, नियमों का निर्माण करना। और नियमों को ही क्या कह सकते हैं? सिद्धांत। तो सिद्धांतों का निर्माण करना, उचित प्रकार से कानून, नियम या सिद्धांतों का निर्माण करना। अब ये कानून और नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं। और जब देश की जनता के लिए बनाएंगे तो देश की जनता का इसमें क्या होगा? कल्याण होगा। तो देश की जनता के कल्याण के लिए बनाए गए जाते हैं। देश की जनता के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। ये लो जी हमारे सामने परिभाषा निकल करके आ गई। उचित प्रकार से कानूनों का निर्माण करना देश की जनता के कल्याण के लिए। अब ये कानून क्या होंगे? समूह में हो जाएंगे। इन कानूनों का क्या बन जाता है? एक समूह। और वो समूह किस किस में विभाजित हो जाता है? भाग में, अनुच्छेद में, परिशिष्ट भाग में और अनुसूचियों में। ये कानून जो होता है वो इनमें शामिल हो जाता है। किस किस में? संविधान के भाग आ जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद आ जाएंगे, संविधान में अनुसूचियों के रूप में आ जाएंगे ये, या संविधान में परिशिष्ट भाग के रूप में ये शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समूह बन जाएगा इन सबका मिलकर के जो कानूनों का समूह बनता है। और ये समूह जिस ग्रंथ में लिखे जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है भाई? संविधान कहा जाता है। तो शब्द से ही, संविधान से ही क्या निकल करके आया? हमें संविधान की परिभाषा समझ के आ गई। कानून किस प्रकार के बनाए जाएंगे? अब कानून सामाजिक रूप से भी बन सकते हैं ताकि समाज में सबका विकास हो। राजनीतिक रूप से भी बन सकते हैं, जो 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार हो और योग्यता के अनुसार उसको एमएलए, एमपी या किसी के भी चुनाव में लेने का, भाग लेने का अधिकार हो। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी यहाँ पर क्या होते हैं? कानून बनाए जा सकते हैं। और जो भी इसमें विशेष कानून बनते हैं जनता के कल्याण के लिए, उन सभी का जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ ही क्या कहलाता है भाई? संविधान कहलाता है।
ये परिभाषा हमारे सामने निकल करके आ गई। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, ये कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बड़ा है। जो कॉन्स्टिट्यूट शब्द जो है ये किस भाषा का है जी? लैटिन भाषा का है। ये भी पेपर में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बनता है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण तिथि। महत्वपूर्ण तिथि इसका अर्थ है जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना सा पॉइंट। संविधान की परिभाषा पढ़ी है अपन ने। संविधान क्या होता है? तो संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना सम प्लस विधान, जिसमें सम का अर्थ होता है उचित प्रकार से, विधान का अर्थ होता है निर्माण करना, उचित प्रकार से निर्माण करना। किनका? कानूनों का, नियमों का, सिद्धांतों का। ये कानून किसके लिए बनाए जाएंगे? देश की जनता के कल्याण के लिए। तो देश की जनता के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों का वह समूह जिस ग्रंथ में लिखा जाता है, उस ग्रंथ को क्या बोलेंगे अपन? संविधान कहा जाता है। इस जैसे अपन रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये ग्रंथ है, वैसे ही हमारे देश के लिए संविधान भी एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ है जी हमारे देश का। तो संविधान की परिभाषा आई है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। ये संविधान जो है भाई दो प्रकार का होता है। तो संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार दोस्तों, संविधान के दो प्रकार हैं। पहला संविधान का प्रकार आता है लिखित संविधान, और एक है जी अलिखित संविधान। तो दो भागों में बांटेंगे अपन इस संविधान को, लिखित संविधान और दूसरा है भाई अलिखित। वही पॉइंट है, जो कानून लिखे गए हो वो लिखित संविधान, और जो कानून लिखे ना गए हो वो अलिखित संविधान। अब एक पॉइंट सोचेगा, ये जो कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, ये जो कानून है, क्या ये कानून घर में नहीं बन सकते क्या? भाई घर वाले, आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा शाम होने से पहले पहले घर वापिस आ जाना, बच्चा शाम होने से पहले पहले घर वापिस आ जाना, ये भी तो एक कानून ही है। घर वाले बोलेंगे कि पढ़ाई कर ले, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, ये भी तो कानून ही है। तो जब एक कानून एक परिवार बना सकता है, जब एक कानून एक परिवार बना सकता है, तो परिवार ने बनाया, परिवार बनाए, तो फिर आप जब यहाँ पर एक मोहल्ले या जिस समुदाय में रहते हो, तो बताओ समुदाय बनाता है या नहीं बनाता है? भाई मोहल्ले वालों ने, नगर वासियों ने कह दिया कि यहाँ पार्किंग होगी, यहाँ पर पार्क होगा, यहाँ पर पानी का जोड़ होगा, या पानी का तालाब होगा, यहाँ पर स्कूल होगा, तो वो भी तो एक नियम ही है, तो वो भी तो कानून ही है। उसके बाद आप जिस संस्था में रहते हो, क्या वो संस्था कानून नहीं बना सकती क्या? भाई आप लोग जब कोचिंग वगैरह में जाते हो, क्लास वगैरह लेते हो, या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जैसे हमने यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो जो फ्री क्लास लगा रखी है, तो पहला टॉपिक जो मैंने इसमें डाला था, तो हमने जैसे हिस्ट्री स्टार्ट की थी, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो पहले अंग्रेजों का भारतागमन टॉपिक ही पढ़ाया है। अब आपने उसी के नोट्स बनाए, फिर 1857 की क्रांति की, फिर उसके बाद फिर उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग, तो एक कंप्लीट एक तरीके से आया, वो भी तो संस्था ही बना रखी है। आप संस्था में, आप कोचिंग में जाते हो, तो संस्था में आपको बोल दिया कि सुबह 8 बजे हिंदी क्लास होगी, 8 से 9, 9 से 10 मैथ की आएगी, 10 से 11 जो होगी इंग्लिश की आएगी, 12 से फिर इस प्रकार से। तो उन्होंने जो कानून बना रखे हैं, तो वो संस्था भी एक कानून बना सकती है। क्या एक कानून एक राज्य नहीं बना सकता? भाई राज्य भी बना सकते हैं अपने अपने स्तर पर। राज्य जैसे यहाँ पर राजस्थान की सरकार की बात करते हैं, हाल ही वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो राजस्थान की सरकार में जैसे उन्होंने फ्री, जैसे लाइट फ्री बिजली, मुफ्त बिजली योजना चलाई। इसके अलावा वहाँ पर अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये जो बातें होती हैं, ये भी तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून ही है। और जब ये राज्य से बढ़ करके 28 राज्य और 8 यूटियों को मिला करके जो कानून पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं, और जिसमें देश का कल्याण ही कल्याण छुपा हुआ होता है, तो इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। अब ये जो संविधान होता है, ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, यानी जो लिखा गया है वो लिखित संविधान है, और जो लिखा नहीं गया है वो अलिखित संविधान है। आपकी मम्मी ने बोल दिया कि शाम होने से पहले पहले घर आ जाना, उन्होंने लिखा थोड़ी ना ये, लेकिन कानून है, मानना पड़ेगा। तो लिखित संविधान का अर्थ क्या होता है? जो लिखा गया हो, और जो लिखा नहीं गया हो वो कैसा आ जाएगा जी? अलिखित संविधान। पहले अपन अलिखित संविधान के बारे में देखेगा। तो वह संविधान जो लिखा नहीं गया हो, और आज भी वह संविधान जो रीति रिवाज या परंपराओं के ऊपर आधारित हो, रीति रिवाज व परंपराओं के ऊपर आधारित होता है, उसको कौन सा संविधान कहते हैं जी?
अलिखित संविधान कहते हैं। उम्मीद आपको समझ आएगा। क्वेश्चन पूछता है वह संविधान जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है वह कैसा संविधान है, तो वह अलिखित संविधान है। अब आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है और 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से युक्त होकर के टोटल जो देश निवास करते हैं 216 देश है जी। और इन 216 देशों में से केवल 6 देश ऐसे हैं जिनका संविधान कैसा है, अलिखित है। बाकी सबका संविधान कैसा है भाई, लिखित संविधान है। पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं इनमें से केवल 6 देश ऐसे हैं जिनका संविधान लिखा नहीं गया है। तो वो 6 देश कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, इजराइल, न्यूजीलैंड, मालदीव और सऊदी अरब। ये 6 देश भाई ऐसे हैं जिनका संविधान कैसा है, अलिखित है। यानी कि ये संविधान आज तक लिखा नहीं गया है, लेकिन है इनके पास कानून। भाई कानून तो है लेकिन वो कानूनों को इन्होंने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दे रखी, लिख नहीं रखा। प्राचीन जो बातें थी, प्राचीन जो कानून है उन्हीं को ये कंटिन्यू चला करके आ रहे हैं जी। जैसे अपन बात करते हैं अपने भारत में सबसे बड़ा उच्च पद होता है राष्ट्रपति का। ऐसे ब्रिटेन में सबसे बड़ा जो पद होता है ना वहाँ पे सम्राट का होता है भाई। सम्राट के नीचे फिर उनकी संसद आती है, ऐसे राष्ट्रपति के नीचे संसद आती है और प्रधानमंत्री वहाँ का जो ऑर्डर देता है, जो प्रधानमंत्री मंत्री से जो कार्य करने का आदेश दिया जाता है वो सम्राट करता है। वही स्थिति आज अपने भारत में है भाई। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनको लास्ट जो रूप है, अंतिम रूप जो दिया जाता है कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। तो ये स्थिति ब्रिटेन से हम लोगों ने खरीदी है जी, ब्रिटेन से हमने ली है। तो ये 6 देश ऐसे हैं जिनका संविधान आज भी कैसा है, अलिखित संविधान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों, ये ब्रिटेन का जो संविधान है ना इसको संविधानों का पिता कहा जाता है। तो संविधानों का जनक या पिता किसको बोलेंगे, ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है संविधान का जनक या पिता कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें पॉलिटिकल आती है वो सारा का सारा निचोड़ और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से नोट्स आपके सामने यहाँ पर लेके आने का पूरा प्रयास करूंगा। और यही आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितनी भी इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारी है दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब बात करते हैं अपन लिखित संविधान। तो जो लिखा गया है कानूनों का समूह लिखित संविधान कहलाएगा। ये हमने पढ़ा है अलिखित संविधान। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जी। पूरे विश्व का पहला लिखा गया संविधान किस देश का आता है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान। तो दोस्तों विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान है, हम हेडिंग डाल रहे हैं लिखित संविधान को ना, तो विश्व का ये तो है लिखित संविधान के बारे में हमने सारी जानकारी निकाल ली इनकी। अब बात करते हैं लिखित संविधान की। पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया, अमेरिका का लिखा गया जी। तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का आता है, अमेरिका का। जब पहला पता है आपको तो भाई नया भी तो पूछ सकता है। तो नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है, तो नवीनतम किस देश का आ गया जी, नेपाल का, जो 2014 में बना और 15 में लागू हो गया था। तो नेपाल का संविधान जो था ये बिल्कुल नया संविधान है। उसके बाद अपन कौन से महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप का फर्स्ट लिखित संविधान किस देश का आएगा, जापान का है जी। एशिया महाद्वीप में सबसे पहला लिखा गया संविधान किस देश का आता है, तो जापान देश का लिखित संविधान है सबसे पहले। एशिया का पहला ये है, तो एशिया का नया कौन सा आ जाएगा, नेपाल का ही आएगा भाई। क्योंकि जब पूरे विश्व में नेपाल का आ गया तो एशिया के पास, भारत के पास था नेपाल, तो एशिया का भी कौन सा आ गया, नेपाल का आ गया। चौथा पॉइंट है विश्व का सबसे कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है। इनके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा कठोर लचीला क्या होता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है जी, अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान है। यहाँ कठोरता से अर्थ ये नहीं कि उसके कानून कठोर है, वो कानून तो आईपीसी की धाराएं, जैसे अपन यहाँ पे धाराओं के तहत आते हैं। जैसे भारत में आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में बना था, तो उसकी धाराओं के तहत वहां पर कोर्ट में केस होता है। ये संविधान कठोर नहीं है। यहाँ पर संविधान की जो भाषा है ना जी, वो अब आगे पढ़ेंगे कठोर लचीले का, वो आगे समझाऊंगा आपको मैं। ये विश्व का सबसे कठोर है, तो विश्व का सबसे लचीला भी तो आपसे पूछ सकता है। तो विश्व का सबसे लचीला किस देश का संविधान आता है, ब्रिटेन का आता है, जो कैसा है, अलिखित संविधान है।
जो कैसा है जी, अलिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। उसके अलावा पॉइंट देखें तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसका संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो एकमात्र कठोर और लचीला संविधान किस देश का आता है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा भी भाई अमेरिका का ही है। और अमेरिका के संविधान में अपन बात करें तो केवल वहाँ पर 7 अनुच्छेद हैं। आप सोच सकते हो 7 अनुच्छेदों का ही संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। और अब बात करें विश्व का छोटा था तो सबसे बड़ा भी पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो बड़ा है अपने देश का, भारत का। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का आता है जी? भारत का। भारत का जो संविधान है ये किस तारीख को बना था, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। या वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होती है वो देखिएगा आप। मूल संविधान, भारत का संविधान मूल संविधान, यानी कि भारत का संविधान मूल संविधान किस तारीख को बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था भारत का संविधान मूल संविधान के रूप में। और अब बात करते हैं वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान में क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो वर्तमान संविधान जी, भारत का संविधान सबसे बड़ा बता रहा है। तो सबसे बड़ा बता रहा है तो किस वजह से सबसे बड़ा है? जैसे हमने सबसे छोटा बताया अमेरिका का, किस वजह से? क्योंकि इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। और भारत के संविधान में दोस्तों अनुच्छेदों की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद आते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 448 हो गई है। ये 48 जो हुई है दोस्तों, ये 396, 397, 98, 99 ऐसे करके नहीं हुई है, ये कै ख घ करके हुई है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 19 और 19 के फिर 6 इसमें स्वतंत्रताएं दे रखी है, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, इस प्रकार से दोस्तों। तो इस प्रकार से इनको जो है ना वो 19 के अतिरिक्त हुआ पॉइंट होते हैं। तो ये 51 था जिसमें आता है भारत की विदेश नीति, लेकिन 51 क या 51A जोड़ दिया जिसमें मूल कर्तव्य समाहित कर दिए गए। तो ये इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान में कितने अनुच्छेद है और ऑप्शन में 395, 448 दोनों मिलते हैं, आपका राइट क्या आएगा? 395 ही आएगा। लेकिन अब आ जाए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तब भी क्या करोगे? 395। परंतु अब क्वेश्चन आ जाए वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो संख्या आएगी 448। ये आपको क्वेश्चन की शैली को देखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट आता है भारतीय संविधान में भागों की संख्या भी कितनी है जी? 22 भाग हैं, जिनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। भाग थे 22, संख्या होगी 25। यहाँ पर भी दोस्तों वही पॉइंट है, जैसे भाग 4 था, 4 क बन गया तो 23वां भाग बन गया। भाग 9 है, भाग 9 क बन गया तो यहाँ पर 24वां भाग बन गया। 14 था, 14 क हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से 25 बन गए, यानी कि ABCD करके इनको बढ़ाया जाता है। तो भाग तो 22 ही हैं, लेकिन इनकी संख्या आज कितनी हो चुकी है? 25। अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितने हैं दोस्तों भारत के संविधान में? शेड्यूल्स जो हैं दोस्तों ये 8 थे और इनकी संख्या 4 बढ़ करके आज कितनी हो चुकी है? 12 हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। बाकी ये 395 ही है, 22 ही है, और ये कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। परिशिष्ट भाग, परिशिष्ट भाग का अर्थ है दोस्तों जो शेष बचा हुआ है, जो इन भाग और अनुच्छेद में नहीं जोड़ा गया हो, तो शेष बचा हुआ जो है उसको बोलते हैं परिशिष्ट भाग। और परिशिष्ट भाग की संख्या है 5। पहले भी 5 थे और आज भी क्या है भाई, इसमें 5 ही आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके पॉइंट समझ में आया होगा। संविधान के प्रकार 2 होते हैं, लिखित और अलिखित। विश्व के पहले नवीनतम, छोटा, बड़ा, कठोर, लचीला, ये पढ़ा है। इसके अलावा इसके परिचय पत्र में 2 पॉइंट और देखिएगा। विश्व का जो संविधान में हम पॉइंट कर रहे हैं, सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन था? तो संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटिश नागरिक थे ये। तो ब्रिटिश नागरिक का नाम आता है दोस्तों सर हेनरी मैन। तो सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद बात करें दोस्तों कि ये सबसे पहले इसका स्रोत कहाँ से मिला है इसका, तो स्रोत जो मिला है उसमें एक सभ्यता थी, उसका नाम था जी हम्बुराम्बी सभ्यता। हम्बुराम्बी सभ्यता को कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम्बुराम्बी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से सबसे पहले हमें कानूनों का स्रोत मिलती है, संविधान की जानकारी मिलती है।
ये पॉइंट हुआ। उसके बाद आपको एक बार कठोर और लचीला क्या होता है ये देखिएगा। अपना जो भारत का संविधान है उसके संविधान में विशेषताएं आएगी। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों है, यानी कि इसमें लिखा है कि कठोर व लचीलेपन का समन्वय। उसमें लिखा है संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में लिखा है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। दोस्तों यहाँ पर लचीले का अर्थ ये होता है कि संसद जो होती है उसमें लोकसभा जो है, संसद जिसके 2 सदन होती है, लोकसभा राज्यसभा, मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा में होती है और लोकसभा में उसी की सरकार होती है जिस मंत्री परिषद को बहुमत मिलता है। और बहुमत वाली जो सरकार होती है वो 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में से बिल पास करवा देती है। लेकिन ये बिल जब पास होंगे जब आधे राज्य इसको सहमति देंगे, लेकिन सिर्फ कौन सी सूची के विषयों पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। दोस्तों जैसे अपन बात करें कृषि कानून बिल लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जो कृषि कानून बिल जिसमें इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो वो जो कृषि कानून बिल लेकर के आए थे वो कृषि कानून बिल पास क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जब तक आधे राज्य विधान मंडल उसको सहमति नहीं देंगे तब तक वो पारित नहीं होगा, तब तक वो पारित नहीं होगा। तो संसद तो 2/3 बिल से पास कर देती है, ये लचीला रूप है। लेकिन जब तक आधे राज्य यानी 28 में से 14 राज्य जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक ये बिल पास नहीं होता है। तो ये अपन का कुछ परिचय पत्र से संबंधित क्वेश्चन पॉइंट था। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है। तो संविधान जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण तिथि। देश की जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विशेष प्रकार से कानूनों का समूह बनाया जाता है। ये कानूनों का समूह जिस ग्रंथ में लिखा जाता है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान एक परिवार बना सकती है, संस्था बना सकती है, समुदाय बना सकता है, नगर बना सकता है, राज्य बना सकता है और कोई देश भी बना सकता है। इसी संविधान के प्रकारों को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है जी, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो संविधान रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होता है उसको अलिखित संविधान कहते हैं और जो लिखा गया कानूनों का समूह होता है उसको लिखित संविधान कहते हैं। विश्व में केवल 6 देश ऐसे हैं जिनका संविधान जो है अलिखित है, बाकी सबका कैसा है जी, लिखित आया। जब लिखित आया तो हम इनके बारे में जाना है। पहला अमेरिका का, तो नया नेपाल का। एशिया का पहला जापान का है तो एशिया का सबसे नया नेपाल का आ गया। कठोर अमेरिका का है तो लचीला ब्रिटेन का है। सबसे छोटा अमेरिका का, सबसे बड़ा भारत का आया। एकमात्र कठोर लचीला भारत का है जी। प्रयोग करने वाले सबसे पहले नागरिक थे सर, ब्रिटिश नागरिक थे सर हेनरी मैन। और दोस्तों स्त्रोत जो इसका मिला है वो हम्बूराम्बी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहले हमको संविधान के स्त्रोत मिले हैं। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण टॉपिक की। ये तो था संविधान का परिचय। अब हेडिंग है जी अपना भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान का निर्माण। और दोस्तों ये जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसे परिचय पत्र भी मैंने अभी जो पढ़ाया है संविधान का, क्या संविधान क्या होता है, किस प्रकार से प्रकार होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अनेकों बार पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन उठाती है। इससे अब स्टार्ट करते हैं। संविधान का परिचय पत्र सॉरी हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण व प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान किस प्रकार से बना था उसको अपन देखेंगे जी। अभी दोस्तों मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई थी, दोबारा से देखिएगा। भारत की जो जनता है इस जनता के ऊपर 565 रियासतें होती थी, यानी कि राजा महाराजा अधिकार करके रखते थे। इन 565 रियासतों के ऊपर एक वंश शासन करता था जिसका नाम था जी मुगल वंश, जिसको हमने 2 कालों में बांट के पढ़ा था, पूर्व काल और मुगल काल। जिसमें पूर्व मुगल काल के 6 राजा जो है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब। जब इनका समय आया था लगभग 565 रियासतें जो थी लगभग इनके अधिकार में आ चुकी थी। और मुगल वंश ने जब अधिकार कर लिया तो जब उत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ, उस उत्तर मुगल काल के जो राजा थे वो अयोग्य राजा साबित हुए भारत में, जिन्होंने अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर ली, हार को, पराजय को स्वीकार कर लिया। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अंग्रेजों जो कंपनी तो मुगल वंश को कंट्रोल कर लेती है, राजा महाराजा को कंट्रोल कर लेती है, जनता को कंट्रोल कर लेती है। ये वाली जो वीडियो आपके सामने जो पॉइंट बता रहा हूं ये हमने आधुनिक भारत के इतिहास चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया है दोस्तों। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इसी यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन की प्लेलिस्ट में, जीके की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था जी वो। अब बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, इसने जब अंग्रेजों ने जब भारत का खून चूसना स्टार्ट किया तो इन्होंने जब भारत का दम घोटना स्टार्ट किया तो हमने अंग्रेजों को भी मारना स्टार्ट कर दिया। और तात्या टोपे, नाना साहेब,
रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन लोगों ने इनको मारना स्टार्ट किया जी। तो 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में हम लोग हो गए असफल। रीजंस बहुत थे, क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। क्रांति में नेतृत्व की कमी थी। इसके अलावा दोस्तों क्रांति जो थी ये, इसमें जो राजा महाराजा थे सब ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। उनका साथ देना इसलिए था क्योंकि इन राजाओं के साथ इन्होंने अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी। इस वजह से 1857 क्रांति में दोस्तों हम लोग विफल होते ही हम लोगों के बीच में यानी भारतीयों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थता करती हुई सुरक्षा नली के रूप में एक पार्टी की स्थापना हुई, जिस पार्टी का क्या नाम आता है? कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी भारतीय और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थता करेगी, इनके बीच में एक तरीके से बिचौले का काम करेगी। और यही जो कांग्रेस है ना जी, यही जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के होंगे अधिवेशन, मीटिंग्स होगी। उन मीटिंग्स को भी हमने उदारवादी युग चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। इन अधिवेशनों में दोस्तों हमारे देश के कुछ लोग, किसी ने कहा कि देश में सबसे इंपॉर्टेंट है आज़ादी, तो देश की आज़ादी की मांग उठने लगी। लेकिन दोस्तों कुछ ने ये कहा आज़ादी से पहले देश का बॉर्डर सिक्योर हो, देश में खुद की शासन व्यवस्था हो, देश में ऐसे राजा महाराजाओं का शासन व्यवस्था नहीं आनी चाहिए जो अंग्रेजों के हाथों बिक चुके हैं, मुगल वंश के हाथों बिक चुके हैं, जिन्होंने पराजय दिखाई है। जनता भी इनके गुलाम नहीं बननी चाहिए। संविधान हो जो संविधान जनता का हो, जनता के द्वारा काम किया जाता हो, जनता के लिए किया जाता हो। ऐसे अधिवेशनों में, इन अधिवेशनों में कुछ जो विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम अभी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या की? संविधान की मांग करना स्टार्ट किया। बोले जी शासन किसी का नहीं होगा, केवल और केवल जनता का होगा। जनता जिसको चाहेगी उसी का शासन होगा, लोकतंत्र का शासन होगा। लोगों से मिलकर के जो समूह बनता है उसे कहा जाता है लोकतंत्र। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि संविधान निर्माण प्रक्रिया में पहला अपना पॉइंट आ रहा है, संविधान निर्माण में पहला पॉइंट आ रहा है जी संविधान की मांग। टॉपिक संविधान की मांग, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग हुई जी। फिर इन मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव आएंगे। संविधान की मांग पॉइंट है जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना सा पॉइंट ये संविधान की मांग। अब दोस्तों 1857 की क्रांति में असफल होने के बाद अब भारतीय लोग जो थे, अब हमको मरना ही थोड़ा ना, हमें तो देश को आज़ादी भी दिलानी है, आज़ादी भी चाहिए। और आज़ादी के बारे में हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी के आंदोलन, सारे टॉपिक इंडियन हिस्ट्री वाले मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन उसी समय देश में क्या होने लगी? संविधान की मांग होने लगी, संविधान बनना स्टार्ट होगा जी। तो संविधान की मांग पहला टॉपिक है जी, संविधान की मांग। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी जी। संविधान की सर्वप्रथम मांग कांग्रेस के अधिवेशनों में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इन्होंने यहाँ पर एक अधिनियम या एक बिल या एक विधेयक प्रस्तुत किया था, उसका नाम था जी स्वराज्य विधेयक। 1895 में सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले किसकी मांग की गई थी? संविधान की मांग की थी। तो संविधान की मांग किसके द्वारा की गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी ने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इन्हें ही इनकी पुस्तक थी द ब्रिटिश अनरूल इंडिया, ना जी, द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी। तो शब्द का प्रयोग करने वाले दादा भाई नारोजी थे। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहां से आपको 2-3 पॉइंट याद करने। सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, स्वराज्य विधेयक में की गई। और किसकी मांग की गई है जी? संविधान की मांग की गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा और हमें इसमें अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं चाहिए। और हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जो खुद का हो और यह अंग्रेजों का गिफ्ट दिया हुआ नहीं हो, उपहार में दिया हुआ नहीं हो। तो भारतीय संविधान
किसकी इच्छा के अनुसार बनेगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये किसने मांग की है? गांधी ने की है, महात्मा गांधी जी ने की थी। तो भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका उस समय भारत सचिव के रूप में कार्य करते थे वो। तो भारत सचिव जो थे उनका नाम था, उस समय ये अंग्रेज अधिकारी हैं जो भारत सचिव हैं, उनका नाम है जी लॉर्ड बर्किनहेड। ये लॉर्ड बर्किनहेड जो है, जैसे ही महात्मा गांधी ने ये बात की तो 1924 में इन्होंने ये बात कही कि यदि तुम लोग सक्षम हो ना भारतीय, तो भारत का संविधान बना करके दिखाओ। 1924 में इसने क्या कहा? यदि तुम लोग सक्षम हो तो भारत का संविधान बना करके दिखाओ। किसने चुनौती दी भारत को? बर्किनहेड अंग्रेज अधिकारी ने। तो भारत सचिव थे उस समय लॉर्ड बर्किनहेड। 1924 ने इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी भारत का संविधान बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसी समय एक कमीशन भारत में आ गया। उस कमीशन का नाम था 1927 में बना था। 1928 में ये भारत में दौरे कर रहा था। तो 1927-28 में एक कमीशन भारत में आया था जिसका नाम था भाई साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन जो था ये भारत का संविधान बनाने के लिए या इससे पहले एक अधिनियम भेजा गया था 1935 का अधिनियम, उसकी जांच करने के लिए भारत में आया था। तो साइमन कमीशन जो आया था दोस्तों 7 सदस्य थे, सातों के सातों इसमें अंग्रेज थे। और इस बात की खबर जब लाला लाजपत राय को लगी तो दोस्तों लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय जो थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और इनकी जो कमेटी जो थी ना, उस कमेटी का नाम था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर के लाहौर षड्यंत्र के तहत लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर लाला लाजपत राय ने जी इनकी सहायता से मिलकर के और साइमन गो बैक के नारे लगाने स्टार्ट किए। और साइमन तुम यहां से वापस जाओ, हमारा जो संविधान है हम लोग खुद बनाएंगे। और जब अंग्रेजों को पता लगी कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं तो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उसमें स्कॉट और सैंडर्स ने लाठी मार के लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। बाद में सैंडर्स की हत्या कर देंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और इस प्रकार से लाहौर षड्यंत्र के तहत लाला लाजपत राय की यहाँ पर हत्या हो जाती है। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत का संविधान बनाने के लिए आया था ये यहाँ से क्या हो गया? वापिस चला गया। पॉइंट समझ में आया होगा। पहली मांग 1895 में हुई, दूसरी मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद बर्किनहेड अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को चुनौती देता है यदि तुम सक्षम हो तो भारत का संविधान बना करके दिखाओ। तब साइमन कमीशन भारत में आया भारत का संविधान बनाने के लिए और 1935 के अधिनियम की जांच करने के लिए। उसका विरोध लाहौर षड्यंत्र के तहत लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो ये 2 मांगे थी दोस्तों। आगे पढ़ते हैं अपन इसकी तीसरी मांग को। तीसरी जो मांग आती है संविधान की, इस तीसरी मांग में हम देखेंगे कि तीसरी मांग करने वाले जो इसमें सदस्य जो भी इनके जो थे तो 1928 में इसकी बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हैं। 1928 में इनकी बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जी एक कमेटी बनी। उस कमेटी का क्या नाम आता है? नेहरू कमेटी। ये नेहरू कमेटी जो थी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उस रिपोर्ट का क्या नाम है भाई? नेहरू रिपोर्ट। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? पंडित जो मोतीलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें 9 सदस्य थे टोटल और सचिव के रूप में जो नियुक्त थे जी उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 9 सदस्यों की एक कमेटी बनी। सचिव इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी जो थे वो इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर लिख करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लिख करके सबसे पहले संविधान की मांग की जी। तो लिखित संविधान की मांग, ये भी क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में आया है। लिखित संविधान की मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इन्होंने लिख करके संविधान बना करके दे दिया। बोले जी ये लो भारत का संविधान। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बोला जी ये जो संविधान बना करके लेके आए हो ना ये हिंदुओं का है, हिंदुस्तान का संविधान है, इसमें पाकिस्तान का संविधान नहीं है, दो राष्ट्रों का संविधान नहीं है, ये मुसलमानों के लिए संविधान नहीं है। इस कारण से मैं इसका विरोध करता हूं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका
विरोध किया, बाद में नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। दोबारा से देखिएगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी, नेहरू कमेटी के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने लिख करके संविधान की मांग की थी, इसलिए इसको भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट किसे कहेंगे, तो भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट जो है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है, किसे, संविधान की मांग लिखित रूप से की गई थी नेहरू रिपोर्ट को, इस नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट। यहीं पर मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की, डोमिनियन स्टेट बनाने की भारत को बात की, यानी कि इन्होंने कहा भारत को आप औपनिवेशिक स्वराज्य बना दो, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दो जी, तो पूर्ण रूप से स्वायत्तता दे दो, तो पूर्ण रूप से स्वायत्तता, स्वतंत्रता, यानी सत्ता जो होती है वो अपने हाथों में हो जाए, भारतीयों के हाथों में आ जाए, ऐसा कुछ पॉइंट कर दो। तो डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किसने, कौन करते हैं यहाँ पर, पंडित मोतीलाल नेहरू करेंगे, नेहरू रिपोर्ट में करेंगे। इसको भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिख करके संविधान की मांग की थी, इस वजह से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भाई अगला पॉइंट है संविधान की मांग में ही 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के किनारे। ये जो अधिवेशन चलाना जी रावी नदी के किनारे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान से देखिएगा 1928 में कौन कर रहा है, मोतीलाल नेहरू, लेकिन यहाँ 1929 में कौन कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के। यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे, इन्होंने कहा कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं, भारत को तो पूर्ण रूप से स्वराज्य चाहिए, पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। यही 31 दिसंबर 1929 को ही इन्होंने रात्रि को 12 बजे झंडा फहराया, रात्रि को 12 बजे इन्होंने झंडा फहराया। और दोस्तों झंडा फहराते हुए यहाँ पर लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा किसने फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और तीसरा इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि अब से जब प्रतिवर्ष 26 जनवरी आएगी तो 26 जनवरी को भारत में एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उसका नाम है भाई स्वाधीनता दिवस। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस अलग है, गणतंत्र दिवस अलग है, और एक है स्वाधीनता दिवस। इन्होंने किस तारीख को मांग की थी, 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने कहा कि अब जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी आएगी उसको हम कौन सा दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस। दोस्तों किस तारीख को मांग कर रहे हैं, 1929 की दिसंबर है, और 31 यानी 1929 जा चुका है, अब 26 जनवरी आएगी। 26 जनवरी किस तारीख को आएगी, तो पूरी डेट क्या आ जाएगी इसको, 1930। फर्स्ट टाइम स्वाधीनता दिवस किस तारीख को बनाया गया था भाई, 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कब बना था, 1930 में भारत में पहली बार जो था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। पॉइंट फिर से देखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने यहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए रात्रि को 12 बजे झंडा फहराया और कहा कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये होगी 4 मांग। इसके बाद बात करते हैं अन्य मांगों की। 5वीं जो मांग थी दोस्तों वो 1934 में की गई। एक अधिकारी थे या एक अन्य जो है वो है विद्वान जिनका नाम आता है मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनका शॉर्ट नाम पेपर में पूछता है, उनका नाम है जी MN रॉय। 1934 में MN रॉय के द्वारा 1934 में MN रॉय के द्वारा औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से संविधान की क्या की गई थी, मांग की गई थी, संविधान की मांग की गई दोस्तों। और उसके बाद लास्ट मांग आती है 1936 व 1939 में कांग्रेस के अधिवेशनों में, 1936 व 1939 के कांग्रेस अधिवेशनों में कांग्रेस ने मांग की, किसकी मांग की, संविधान सभा की मांग की। अभी तक संविधान की मांग होती आई थी, लेकिन कांग्रेस ने किसकी मांग करना स्टार्ट कर दिया, संविधान सभा की। कब की, 1936 में की। और किस आधार पर की संविधान सभा की मांग, बोले जी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बने। किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बने, यानी कि वोट देने का
अधिकार हो, एक वयस्क हो, और तब जाकर के भारत का संविधान बनाएगी संविधान सभा। अभी तक संविधान की मांग पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने 1936 में संविधान सभा की मांग को किया, जिसको पुनः किसमें दोहराया था, 1939 के अधिवेशन में इनको दोहराया था। तो ये दोस्तों पॉइंट था इनका संविधान का। आज हमने जो पढ़ा है वो संविधान का सिलेबस को जाना, संविधान जो है इस संविधान कितने प्रकार का होता है ये देखा। उसके बाद हमने देखा है कि संविधान में भारत को किस प्रकार से संविधान की जरूरत पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था और गुलामी से आजाद होने के लिए हमने पॉइंट देखा। तो ये अपना टॉपिक था संविधान में क्या क्या इनके सिलेबस है। पहला पॉइंट संविधान का निर्माण टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। संविधान क्या होता है ये देखा है। तो संविधान जो होता है कानूनों का समूह होता है, जिस ग्रंथ में लिखे जाते हैं उसको संविधान कहा जाता है। दो प्रकार का होगा, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। पूरे विश्व में 6 देश ऐसे आते हैं जिनका अलिखित संविधान है, बाकी सबका लिखित है। और पहला, नया, छोटा, बड़ा, कठोर, लचीला, इसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद हमने कहा कि जब देश पूर्ण रूप से गुलाम बन चुका था अंग्रेजों का, तो उस समय हमारे देश के लिए संविधान की मांग होने लगी। मांगों में पहली मांग बाल गंगाधर तिलक करेंगे। गांधी ने कहा भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। साइमन कमीशन आया जिसका विरोध हुआ, उसके बाद वो वापिस चला गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे नेहरू कमेटी के माध्यम से, जिसमें लिखित रूप से संविधान की मांग की गई थी। भारत का प्रथम ब्लूप्रिंट का डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे, और व्यक्तिगत या औपचारिक स्वराज्य की जो मांग है वो किसके द्वारा की जाएगी, एम.एन. रॉय के द्वारा की जाएगी। और पहली बार संविधान सभा की मांग वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन करेगी, कांग्रेस करेगी। 1936 में मांग की गई, 1939 में इसको पुनः दोहराया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। धन्यवाद।